आज हम लोग होम लोन का क्वांटम करेंगे कि कितना कितना हो सकता है अगर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन है। पहली बात तो उसमें अगर 30 लाख से कम का लोन है तो एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशियो 80% तक होना चाहिए, 80% से कम होना चाहिए। और बैंक उसमें रिस्क रेट कितना अलॉट करेगा, 35%। अगर 30 से लेकर 75 लाख तक का लोन है तो 80% से कम एलटीवी रहेगा और रिस्क रेट कितना रहेगा, 35%। और 75 लाख से ऊपर का लोन है तो फिर आप कितना एलटीवी रेशियो रखोगे, 75 मतलब 25% मार्जिन रहेगा। और उसके अलावा रिस्क रेट कितना रहेगा, 50% दिया जाएगा। सीआरई क्या है, सीआरई मतलब होता है कमर्शियल रियल एस्टेट। तो कमर्शियल रियल एस्टेट है कोई रेजिडेंशियल हाउसिंग बनाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बिल्डर है और वो बिल्डर कमर्शियली काम कर रहा है तो उस केस में एलटीवी रेशियो नॉट अप्लीकेबल इसलिए कहा गया। वो देखा जाएगा क्या सिक्योरिटी आपसे डिसाइड किया जाएगा और इसमें लेकिन रिस्क रेट इसमें 75% रहेगा। अगर बैंक किसी भी कमर्शियल रियल एस्टेट को रियल हाउसिंग बनाने के लिए पैसा देता है तो कितना, 75% का उसमें वो रहेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो वो है आपका चैप्टर का नाम है, ये दिया हुआ चैप्टर का नाम, ये जीआईबी पेपर 2 और मॉड्यूल बी चैप्टर 14 पर्सनल फाइनेंस, उसका सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, ऑल्सो ये एक डिस्क्लेमर देख लीजिए कि ये जो वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ पर आ गए थे, ये लोन टू वैल्यू तक कर चुके थे हम लोग। अब देखते हैं होम लोन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आप सबको पता है ऑलरेडी लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। सेल डीड चाहिए, अग्रीमेंट मतलब अग्रीमेंट ऑफ सेल जो चाहिए वो चाहिए। अगर मान लीजिए परचेज ऑलरेडी हो चुका है तो सेल डीड चाहिए। एनईसी चाहिए, नॉन इनकम्प्रेस सर्टिफिकेट। टाइटल सर्च 30 साल का, 30 साल, 13 साल, 12 साल होता है, वो सब मांगा गया है। बिल्डिंग प्लान चाहिए। हाउसिंग बोर्ड या जो भी एप्लीकेबल है, जो भी वहाँ का लोकल नगर निगम है जो उसकी तरफ से एक एनओसी चाहिए। वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए जो कि अप्रूव्ड आर्किटेक्ट आपको बैंक का देगा, जो इंजीनियर्स होते हैं वो देंगे। बैंक स्टेटमेंट 12 महीने का, सैलरी सर्टिफिकेट, आईटी रिटर्न 3 साल का और केवाईसी डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं। होम लोन के डिस्बर्सल के लिए बताया गया अप्रूवल, द डिस्बर्समेंट शुड बी मेड ओनली आफ्टर रिक्वेस्ट क्लियरेंस। जब एक अप्रूव्ड क्लियरेंस आपको मिल जाएगी उसके बाद ही डिस्बर्समेंट किया जाएगा, जब सारे अप्रूवल स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी सब ऑब्टेन कर लिए जाएंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन लिंकेज के हिसाब से पेमेंट होता है, मतलब कि पहले प्लॉट के लिए पेमेंट होगा, फिर लिंटर के लिए फर्स्ट स्लैब के लिए, फिर सेकंड स्लैब के लिए, इस तरह से पेमेंट होगा। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, फॉर सच प्रोजेक्ट बैंक्स में डिस्बर्स द लोन एज पर द पेमेंट स्टेज। मान लीजिए किसी ने बिल्डर के थ्रू लिया है या फिर किसी ने जो मकान है वो किसी जो स्टेट अथॉरिटीज़ होती हैं डेवलप करते हैं ना, जैसे आवास विकास वगैरह है, अगर उसके थ्रू लिया है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जैसा उनका लेआउट, जैसा उनका प्लान ऑफ पेमेंट है उस हिसाब से पेमेंट करना होगा। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जो अथॉरिटी को पेमेंट किया जा रहा है उनका कोई पास्ट में रिकॉर्ड क्या है, ऐसा तो नहीं कि वो नॉन कंप्लीशन छोड़ देते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट ना करते हो, तो ये ध्यान रखना होगा। आरबीआई ने बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो कोई भी प्रकार के फोरक्लोजर चार्जेस या प्री पेमेंट पेनल्टी हाउस लोन पर नहीं लगाएंगे यदि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे हाउस लोन लिया गया है तो। पर्सनल लोन के लिए टारगेट ग्रुप कौन कौन है, परमानेंट इंप्लॉयज होते हैं जिनकी मिनिमम सर्विस कम से कम 3 साल हो चुकी हो, गवर्नमेंट इंप्लॉय हो चाहे प्राइवेट इंप्लॉय हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। पर्पज का क्या होता है, कोई भी मैरिज संबंधी नीड, एजुकेशनल मेडिकल संबंधी, कोई फैमिली फंक्शन या हाउस होल्ड का कोई एक्सपेंस है उसके लिए पर्सनल लोन एक्वायर किया जाता है। इसमें सिक्योरिटी क्या रहती है, इसमें थर्ड पार्टी गारंटी रहती है, वरना बेसिकली सैलरी जो है वही इसमें सिक्योरिटी होती है। डॉक्यूमेंट में इसमें जो एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ है वो सैलरी सर्टिफिकेट, डीपी नोट और ये आपका बैंक स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं। कंज्यूमर लोन के लिए बताया है, कंज्यूमर लोन बेसिकली सैलरीड लोगों के लिए होता है, पेंशनर्स के लिए होता है, प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है। पर्पस क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, टीवी, वीसीआर, एयर कंडीशन, फ्रिज, इन सब चीज़ों के लिए होता है। एलिजिबल अमाउंट कहा गया है जो भी आर्टिकल है उसकी कॉस्ट और उसमें मार्जिन कम कर दिया जाएगा, उतना एलिजिबल अमाउंट होता है इसमें। ठीक है, सिक्योरिटी इसमें जो आर्टिकल खरीदा जाएगा वही हाइपोथेकेट किया जाता है। मार्जिन जनरली 10 से 20% तक का रहता है। रीपेमेंट इसमें 3 से 5 साल तक का रहता है। डॉक्यूमेंट्स में सैलरी सर्टिफिकेट 3 साल का चाहिए होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 16, जो आर्टिकल खरीदा जा रहा है उसका कोटेशन, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, डेबिट मैंडेट्स मतलब कि ईसीएस वगैरह जो करना है उसके लिए डेबिट मैंडेट भी कस्टमर से, बोरोवर से लिया जाता है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।